हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और लगे पड़े होंगे, है ना। तो हम इस समय कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके लिए जानकारी है कि ये आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है एल टी ग्रेड, TGT, PGT के लिए, GIC के लिए। तो जिसमें हम TGT के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। 17 सेट्स लगाएंगे हम। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हम सॉल्व करें, साथ ही हम 5 प्रैक्टिस सेट और करेंगे, यानी 17 पूरे कंप्लीट करेंगे। तो हम अब तक काफ़ी पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारा 2001 का पेपर है जो हम आज TGT का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। इसके साथ ही जो लोग नए हैं उनके लिए जानकारी है कि आपका एक वीडियो सुबह 8 बजे आता है, एक वीडियो आपका 12 बजे आता है दोपहर को, और एक वीडियो शाम को 6 बजे आता है। तो मैं बता दूं, सुबह 8 बजे आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट आता है, जो यही यूथ कंपटीशन का, जो हिस्ट्री का करा रही हूँ, तो पॉलिटिकल का आता है आपका, ठीक है। और दोपहर को 12 बजे आपकी 12th क्लास की NCERT की बुक करवा रही हूँ मैं, हिस्ट्री की, ठीक है। और शाम को 6 बजे आपका हिस्ट्री का यही आता है, ये जो क्लास चल रही है, ये प्रैक्टिस सेट आपका आता है। तो ऐसे 3 वीडियो आपके आते हैं। तो आप चाहो तो पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में, शाम को हिस्ट्री का करो और दोपहर को 12 बजे अपनी NCERT की क्लास करो, जिसमें मैं एक चैप्टर डेली कराती हूँ। तो अभी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री फिनिश होने वाली है बहुत जल्दी, और उसके बाद 12th क्लास की हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, तो हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी और हम फिर पॉलिटिकल जो हमारी 11th क्लास की बची है साथ ही वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की उपासना करते थे। यद्यपि कि सैंधव स्थलों पर खुदाई के परिणाम स्वरूप हमें मातृ देवी की कई मूर्तियां प्राप्त हुई, इससे स्पष्ट होता है कि मातृ देवी की उपासना भी इस काल में प्रचलित थी। स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की स्थिति में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त होता है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव के नाम से संबोधित किया, जिसे त्रिमुख, महेश्वर एवं पशुपति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो वैदिक देवता यहाँ पर विष्णु तो वैदिक देवता रहे हैं, ठीक है, इंद्र भी रहे हैं, ब्रह्मा भी रहे हैं, लेकिन वैदिक देवता कृष्ण नहीं थे, ठीक है। तो कृष्ण का वैदिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण की चर्चा आई है। विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा आदि वैदिक देवता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की विषय वस्तु है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन, ठीक है। उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन है, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना ही उपनिषद है। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई और इसका प्रतिपाद विषय ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के लेखक थे? तो उत्तर रामचरित के लेखक थे भवभूति। कौन थे? भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति थे। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राजसभा को सुशोभित करते थे। आपकी कृतियों में उत्तर रामचरित सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। मालती माधव एवं महावीर चरित इसकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के संस्थापक थे? तो भागवत धर्म के संस्थापक हैं कृष्ण। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है और इस धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्णि कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, बताओ किसे? गौतम बुद्ध को कि शंकराचार्य को? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को शाक्य कुल के जन्म के
कारण शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। नेक्स्ट है हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? तो हम सबको पता है ये है हमारी एलोरा गुफा। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा एलोरा की गुफा है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ों को काटकर अनेक गुफाएं निर्मित की गई हैं जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक। तो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक है नागार्जुन। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद के नाम से जाना जाता है। इसका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई तथा वो उस पर निर्भर है। प्रतीत समुत्पाद को ही नागार्जुन ने शून्यता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। बौद्ध साहित्य पुष्यमित्र को विहारों को नष्ट करने के कारण बौद्ध द्रोही बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमीपुत्र शातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने की। इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में औरंगाबाद में स्थापित करी। इस वंश के प्रमुख शासक शिमुक, कृष्ण शातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और एवं यज्ञश्री शातकर्णी थे। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फायान गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसका समय 399 से 414 ईस्वी था। उसने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था। तो राजस्व व्यवस्था की देखरेख समाहर्ता करता था। ठीक है, मौर्य शासन के प्रबंधन के लिए प्रमुख अधिकारी इस प्रकार थे। पुरोहित जो थे वो धर्म और दान विभाग संभालते थे, यानी प्रधान थे। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक थे। अंतवर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रधान था। समाहर्ता आय का संग्रह और राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष था। प्रशासता राजकीय कागजातों को और राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करता था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। नेक्स्ट है अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। तो अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व है। अजंता में 29 गुफाओं में चित्र निर्मित हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान राजवंशों से करिए। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है वो मौर्य वंश के काल में आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फायान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, यानी गुप्त वंश के काल में। और ह्वेनसांग जो है वो पुष्यभूति वंश के शासन काल में आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य मैंने बता दिया। ठीक है, तो सारा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो बुद्ध और महावीर जो है वो दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ठीक है, यही राइट ऑप्शन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इनका जन्म 540 में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। दोनों ही धर्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। तो अशोक के 14 शिलालेख जो हैं वो सारे के सारे पाए गए गिरनार में। 14 शिलालेख पाए गए थे गिरनार में। अशोक के 14 शिलालेख गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी में पाए गए। 1822 में कर्नल टाड ने इन लेखों का पता लगाया था, जो 2 भागों में विभाजित हैं, जिनके बीच में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची हुई है। पहले 5 लेख बाईं और 7 लेख दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए। तीसरा लेख नीचे है जिसके दाईं ओर 14वां लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो ये था समुद्रगुप्त।
सम्राट समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था जो वीणा वादन का शौकीन था, अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी चित्रित है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया कि गांधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण उसने इंद्र के आचार्य कश्यप, तुम्बुक, नारद आदि को भी लज्जित कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो हम नीचे देख लेते हैं। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश शिमुक का शासनकाल 60 ईसा पूर्व में। कुषाण वंश कुजुल किट फिसस ने किया था 15 ईस्वी में। गुप्त वंश श्रीगुप्त में स्थापित किया था 275 में। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। तो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था और ये तमिलनाडु के पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। चोल वंश का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। इस वंश का महानतम शासक करिकाल था। इसने कावेरी पट्टनम नामक तटीय राजधानी की स्थापना करी। नेक्स्ट है, आगरा शहर का निर्माण करवाया था। तो आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। आगरा शहर का निर्माण 1504 में सिकंदर लोदी ने कराया। इस नगर की स्थापना राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उसने किया था। आगरा से ही उसने बादलगढ़ का किला भी निर्मित करवाया। उसने आगरा को 1506 में अपनी राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का शासन 1394 से 1412 था। कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? तो दोआब जो है वो बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। प्रश्नगत विकल्पों में दोआब बहमनी राज्य में शामिल नहीं था क्योंकि दोआब एक महत्वपूर्ण उपजाऊ भूक्षेत्र था जिस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष होते रहते थे। अंततः दोआब पर विजयनगर का नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट है, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था। तो वो था अकबर। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम अकबर था। इसका जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर भारत का सम्राट घोषित किया। कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्नों में बैजू बावरा शामिल नहीं था। निर्दिष्ट विकल्पों से प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा अकबर के नवरत्नों में नहीं थे। ध्यातत्व हो कि अकबर के नवरत्नों में मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, टोडरमल, हकीम हुक्काम, तानसेन, शेख फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा बीरबल एवं मानसिंह थे। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। टॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की तरफ से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। विशेष प्रयास के परिणाम स्वरूप भड़ौत, सूरत, आगरा, अहमदाबाद तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा अपनी कोठियां स्थापित की गई। नेक्स्ट है, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो ये है हुमायूं और अकबर। हुमायूं और अकबर के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन 1540 से 45 था, जो हुमायूं के शासनकाल के तुरंत बाद था। अकबर का शासनकाल फरवरी 1556 से शुरू होता है, जो शेरशाह के बाद का शासनकाल है। अतः शेरशाह का शासन हुमायूं और अकबर के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो बाबर और राणा सांगा के बीच के युद्ध को कहा जाता है खानवा का युद्ध। ठीक है, और ये 16 मार्च 1527 को हुआ था बाबर और मेवाड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्मयुद्ध का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे और इनका जन्म 1627 में शिवनेर के दुर्ग यानी कि जुन्नार के समीप में हुआ था। इनके गुरु दादाजी कोडदेव थे। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1643 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। तो ये थी उसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी के द्वारा की जाती थी।
न्यायाधीश तथा पंडित राव के अतिरिक्त शेष सभी को आवश्यकता पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। इनमें सेनापति ब्राह्मण नहीं होता था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो उस समय भारत का वायसराय था डफरिन। ठीक है, डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय थे। ज्ञात है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। बाद में उनके सहयोगी एओ ह्यूम ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम, तो भाई सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच 1596 में आए, अंग्रेज 1599 में आए और फ्रांसीसी 1664 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कहाँ पे? तो बम्बई में। बम्बई में कहाँ की? संस्कृत कॉलेज में हुई थी, तेजपाल में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी दिसंबर 1885 में। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने करी थी और उसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यंग इंडिया अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन द मदर लिखी है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज और सत्य के प्रयोग लिखी है। विपिन चंद्र पाल ने द न्यू स्पिरिट द सोल ऑफ इंडिया लिखी है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो भाई लाला हरदयाल है। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करी थी और मोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची के प्रथम अधिवेशन में बना और इस संविधान के अनुसार द्वितीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां सर सैयद इमाम को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बताइए। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है और यह गीत उनके आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 में। नील विद्रोह का आरंभ 1859 में आरंभ हुआ। ये आंदोलन बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया और इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों का खुला संघर्ष था। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और इसका गठन 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में किया गया। इस संस्था का प्रथम उद्देश्य देश में जनमत हेतु एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। नेक्स्ट है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। तो ये था सूरसेन। ठीक है, मास्टर दा के नाम से सूरसेन प्रसिद्ध थे। भारत के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दा बंगाल के सूरसेन को कहा जाता था। इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना करी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका रही। एक विद्यालय में शिक्षक बनने के उपरांत वे मास्टर दा के नाम से विख्यात हुए। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? तो इस समिति का नाम था हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता हंटर ने की थी और ये आयोग 1919 में गठित किया गया, जिसके सदस्य हंटर, मिस्टर जस्टिस रैंकिंग, मिस्टर रॉस, सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ, चिमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अगस्त महीने में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त महीने में प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रितानी शासन की नींव को प्रकंपित कर दिया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था और इस
पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसी समझौते के तहत कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई। इसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा एम्पेन नियुक्त हुए एवं चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला जो है ना फिनिश होता है। और अब हम कल करेंगे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा का 2018 का पेपर। तो आई होप आपको आज का ये वाला है ना 2001 का पेपर अच्छा लगा होगा। 43 क्वेश्चन है। अभी तक हम 63 क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वाले सेट में और इस वाले पेपर में दोनों में 43 क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छी लगी हो, पेपर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल। शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।